हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 7 अगस्त 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। भारत और चीन ने WMCC की 36वीं बैठक में LAC की स्थिति, सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की तथा सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यरत तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका सीमा संबंधी मुद्दों पर संवाद और समन्वय बनाए रखना। WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर नियमित संवाद, समन्वय और विश्वास निर्माण के लिए स्थापित एक राजनयिक तंत्र है। भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह दोनों देशों के बीच वास्तविक सैन्य नियंत्रण की रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें, LAC भारत और चीन के बीच वास्तविक सैन्य नियंत्रण की रेखा है। यह औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इसलिए इसके अलग अलग दावों के कारण समय समय पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार की उस नीति पर फैसला सुनाएगा जिसमें पिछड़े वर्गों से इस्लाम अपनाने वाले पात्र लोगों को आरक्षण लाभ देने की बात कही गई है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण नीति के समर्थन में किस संस्था की सिफारिश का हवाला दिया है? तो ये है आपका तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग, तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। आपको बता दें, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को बैकवर्ड क्लासेस यानी मुस्लिम समुदाय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह आरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म पर्यटन, बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने और जन्म सिद्ध नागरिकता, बर्थ राइट सिटीजनशिप की पात्रता सीमित करने हेतु नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इनसे जुड़े अब कुछ MCQs भी हम देखेंगे आगे। अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप का संवैधानिक आधार किस संशोधन यानी अमेंडमेंट में निहित है? तो यह है अमेंडमेंट 14। आपको बता दें, अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन 1868 अमेरिका में जन्मे अधिकांश व्यक्तियों को बर्थ राइट सिटीजनशिप प्रदान करता है। इसी प्रावधान को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस चलती रहती है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। बर्थ टूरिज्म का क्या अर्थ है? तो बर्थ टूरिज्म का अर्थ है किसी देश में केवल बच्चे को जन्म दिलाकर वहां की नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से यात्रा करना। बर्थ टूरिज्म वह प्रथा है जिसमें विदेशी नागरिक ऐसे देश की यात्रा करते हैं जहां जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, ताकि उनके बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सके। ट्रंप के नए आदेश का एक प्रमुख उद्देश्य इसी प्रथा पर रोक लगाना है। DMK ने परिसीमन यानी डिलिमिटेशन विधेयक को समर्थन देने के लिए सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। भारत में लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य कौन सा निकाय करता है? तो ये है आपका परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन। आपको बता दें, डिलिमिटेशन कमीशन संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तथा सीटों का पुनर्निर्धारण करता है। वर्तमान में लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर लगी संवैधानिक रोक नवीनतम जनगणना के बाद किस वर्ष तक प्रभावी मानी जाती है? तो 2027 तक मानी जाती है प्रभावी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण पर लगी रोक
नवीनतम जनगणना पूरी होने के बाद समाप्त होने की दिशा में है। वर्तमान संदर्भ में यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी होने की अपेक्षा के आधार पर चर्चा में है, जिसके बाद नए परिसीमन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, जिससे इसकी परिचालन क्षमता प्रमाणित हुई है। इनसे अब कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे आगे हम। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन की देखरेख में किया गया? तो ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के देखरेख में किया गया। हालांकि अग्नि 4 का विकास डीआरडीओ ने किया है, लेकिन इसका संचालन एवं परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी की देखरेख में किया गया, जो भारत की परमाणु सक्षम सामरिक मिसाइलों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइलों की श्रेणी में आती है? तो यह बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आता है। अग्नि श्रृंखला भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला है। ये लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम होती है और मुख्यतः भूमि से भूमि यानी सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली सामरिक मिसाइलें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3.91 करोड़ आवास स्वीकृत और 3.12 करोड़ पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष आवास निर्माणाधीन है। आगे कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य का न्यूनतम कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आरक्षित है? तो ये है आपका 60%। प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का न्यूनतम 60% पात्र एससी और एसटी परिवारों के लिए आरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त 5% लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ प्रोत्साहन वितरित किए गए, जिससे देश में दवा निर्माण को बढ़ावा मिला। भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना किस वित्त वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये 2022 से 23 में शुरू की गई थी। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत वित्त वर्ष 2022 से 23 में हुई। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाली दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन राशि किस आधार पर दी जाती है? तो ये उत्पादों की बिक्री के आधार पर दी जाती है। आपको बता दें, पीएलआई योजना में प्रोत्साहन राशि पात्र उत्पादों की वास्तविक बिक्री यानी इंक्रीमेंटल सेल्स के आधार पर दी जाती है। इसलिए यदि परियोजनाएं देर से शुरू होती हैं तो प्रोत्साहन राशि का वितरण भी प्रभावित होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।